हेलो गाइस, दिस इज इमरान खान फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। तो क्लास 12 मैंने आप लोग के लिए लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अपलोड किया था। तो आई होप आप लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वीडियो 1 एंड वीडियो 2 दोनों वीडियोस कवर अप कर ली होंगी, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर्स। ये चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर से कनेक्टेड है और मैंने आप लोग को जैसा उन वीडियोस में बताया भी था कि मैं इन दोनों के न्यूमेरिकल्स एक साथ दूंगा। तो आज मैं कैपेसिटर्स 1 अपलोड कर रहा हूँ और कैपेसिटर्स 2 में आप लोग को इसकी शीट अपलोड करूँगा। उस शीट में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो आपके स्कूल में फर्स्ट एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। तो आज मैं कैपेसिटर्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है? कंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स है एंड इंसुलेटर्स है। अच्छा, इंसुलेटर्स का मैंने यहाँ पे दूसरा नाम और लिख दिया है, डाइलेक्ट्रिक्स। तो एक एक करके तीनों टर्म समझ लेते हैं। तो कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट जिनमें इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो करता है। अब आप ये सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट ईजिली क्यों फ्लो कर रहे हैं उनमें। तो इलेक्ट्रिक करंट इनमें ईजिली फ्लो इसलिए करता है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अब इंसुलेटर्स तो क्लियर ही हो रहा है कि इंसुलेटर्स करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, इसलिए मैंने बीच में भी लिखा हुआ है। यानी इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होगी लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होगी। तो इसका सिंपल सा मतलब यही निकलता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कम होंगे। लेकिन इंसुलेटर में तो है ही नहीं, तो कंडक्टर में सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कम है कंडक्टर से, इसलिए वीक करंट क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ बात मैं आपको और बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वन आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर वन इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो इजिली लूज हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फ्लो करेगा, मोशन करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो उससे क्या होगा? करंट बनेगा। तो वो उस इलेक्ट्रॉन को मैंने बोल दिया फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो उसके इनर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, सोडियम के या अदर मेटल्स के जो इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, यानी न्यूक्लियस से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। तो जब वो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे तो वो ईजिली फ्री नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या नाम रख दिया है? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन हो गए दो टाइप के, बाउंडेड और फ्री। तो अब हम लोग बिना टाइम लेते हुए टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, कैपेसिटेंस। हमारा इस वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है कैपेसिटेंस क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो कैपेसिटेंस क्या है? देखो, कोई भी कंडक्टर है, वो कंडक्टर क्या करेगा? चार्ज स्टोर कर सकता है। तो किसी कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड अ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो उसको हम लोग ने कैपेसिटेंस बोल दिया है। अब आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, आप उसको चार्ज देते हो, तो चार्ज देने से उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज हम उसको दे रहे हैं ना, तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो चार्ज डिपेंड करेगा किस पे? पोटेंशियल पे। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अच्छा, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट को किससे डिनोट कर दिया हम लोग ने? सी से। तो आप यहाँ से सी का फॉर्मूला निकालेंगे तो सी का फॉर्मूला आ जाएगा Q बाय V। तो यहाँ पे C क्या हो गया है? ये हमारा यही कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग ने क्या बोल दिया है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो C हमारा हो गया कैपेसिटेंस, यानी इसको हम दूसरी डेफिनेशन और दे सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो क्या हो गया? कैपेसिटेंस हो गया। यूनिट देख लेते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कोलम, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, तो बना कोलम पर वोल्ट। यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? फैरड लिखेंगे। यूनिट कैन बी फैरड। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक माइक्रो फैरड में कितने फैरड होते हैं? 10 की पावर -6 फैरड होते हैं। एक पिको फैरड में कितने फैरड होंगे? 10 की पावर -12 फैरड होंगे। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सब आपको पता है। अच्छा, कोलम पर वोल्ट की जगह पे ही हम लोग ने क्या लिखा है? फैरड लिखा हो। तो ये हो गया हमारे कैपेसिटेंस के बारे में। तो गाइज, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, कैन कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर बी जीरो इफ इट हैज़ नो चार्ज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ही है ये, कि एक कंडक्टर है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या उसकी कैपेसिटेंस जीरो हो सकता है? तो आपको यही समझ रहे होंगे कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। Q की जगह पे रखा जीरो और V की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो Q की वैल्यू जीरो हो गई, ये आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्या आ रहा है आपका? जीरो आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये मेथड क्या है? गलत है, ठीक है। ये आंसर क्या है? गलत है। अब आप जरा सोच के देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं चार्ज जीरो है, तो क्या कैपेसिटेंस जीरो होगा? कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया, कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि
एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज यानी किसी कंडक्टर की क्या कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज क्या कर सकता है अपने में स्टोर कर सकता है, वो है। अब अगर चार्ज जीरो है इसका मतलब ये तो है नहीं कि उस पर वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, चार्ज तो स्टोर ही कर सकता है। तो चार्ज कभी भी जीरो होने पर कैपेसिटी जीरो हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आंसर क्या हो हमारा हो जाएगा कैपेसिटेंस कैन नेवर बी जीरो। सो गाइज हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, हम बना लेते हैं एक कंडक्टर, उसके सेंटर पे चार्ज आपने प्लस क्यू दिया। अभी बताइए आप जब चार्ज उसकी कैविटी में प्लस क्यू देते हो तो पूरा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, अब पूरा चार्ज सरफेस पे आ गया। अब अगर मान लीजिए प्लस क्यू यहाँ पे होता तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, सारी आउटवर्ड निकल रही होती। तो कुछ ऐसा ही डायग्राम बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये हो गए डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस पे देखिए हर जगह क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। रेडियस मान लेते हैं इसकी ए है। ठीक है, तो पूरा चार्ज तो सरफेस पे आ गया, तो पोटेंशियल पहले तो निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंस v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो आप उसको देख लेना। रेडियस यहाँ पर a है तो Q/a हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब आपको ये तो पता ही है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/v। Q तो Q रहा, V की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4πε0 Q/a। तो चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4πε0a आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है कि कैपेसिटेंस रेडियस जो होगी स्फेयर की उसके कैसे है, कैसे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अनलाइक अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डिस्टेंस सेपरेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, पोटेंशियल ऐसे प्रोपोर्शनल था, लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से हमारा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है। क्लियर, और ए हमारी क्या है, रेडियस ही है यहाँ पर। तो गाइस अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं विच इज़ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स बेसिकली होते क्या, हम लोग ये भी समझ लेते हैं। मैंने बताया था कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज। तो अब जो डिवाइस जिस चार्ज को होल्ड करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर्स बोलते हैं। तो अब हम लोग इस आर्टिकल में समझेंगे कैपेसिटर्स एक्चुअली अरेंजमेंट है क्या, और इस आर्टिकल को समझते समझते हमें एक बात और क्लियर हो जाएगी कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये बताया कि अगर आप क्या करें, किसी पर्टिकुलर कंडक्टर का पोटेंशियल रेस करना हो तो आप चार्ज दोगे, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तभी कांस्टेंट आता है Q इज इक्वल्स टू CV, देन C इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाता है Q/v। यानी अब अगर मैं क्या कर दूं, उसका पोटेंशियल लोअर कर दूं, तो फर्दर मैं उसको और चार्ज दूंगा उसके पोटेंशियल को रेस करने के लिए, तो कैपेसिटी उसकी फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक मेन पॉइंट देखो यहाँ पे आ रहा है कि अगर हम क्या कर दें, किसी तरीके से उसका पोटेंशियल लो कर दें, तो पोटेंशियल लो करने से क्या हो जाएगा, उसको मुझे चार्ज फिर से और देना पड़ेगा सेम पोटेंशियल पे लाने के लिए, तो कैपेसिटी भी उसकी बढ़ जाएगी। यानी एक मेन फैक्टर आ रहा है कि अगर हम पोटेंशियल को घटाएंगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब हम देखेंगे पोटेंशियल कैसे कैसे घटता है और उससे कैपेसिटेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये बात आपको नोटिस करनी है। अच्छा, अब कैपेसिटर बेसिकली अरेंजमेंट है क्या, हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मेटेलिक प्लेट ले लिया, इस तरीके से मेटेलिक प्लेट है। अब मैं मेटेलिक प्लेट का पीछे वाला एंड नहीं बना रहा हूँ, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। ठीक है, इस मेटेलिक प्लेट को मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो इस पे चार्ज कैसा आने लगेगा, पॉजिटिव आने लगेगा ये चार्ज। एक टाइम के बाद पॉजिटिव चार्ज फर्दर इस पे नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इस पे सारा कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके इस तरफ का पूरे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, मैंने इसका दूसरा एंड किससे कनेक्ट कर दिया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया। अब एक बात आप ज़रूर और चीज़ ध्यान रखो, जैसे जैसे यहाँ चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल रेज होगा, तो इन दोनों के बीच की जो लीव्स होंगी, गोल्ड लीफ ऐसे होती हैं, गोल्ड लीफ ऐसे होती हैं, जब पोटेंशियल बढ़ता है तो लीफ के बीच का डाइवर्जेंस बढ़ता है, तो पोटेंशियल बढ़ने की वजह से लीफ का डाइवर्जेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल घटने की वजह से लीफ का डाइवर्जेंस घटेगा, कम हो जाएगा। क्लियर, तो एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लगा दी। अब आप ये बात सोच के देखें कि जब मैं चार्ज बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पोटेंशियल रेज होगा। एक टाइम पे चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, यानी फर्दर मैं पोटेंशियल रेज नहीं कर सकता, यानी अब कैपेसिटी इसकी फिक्स्ड हो जाएगी। अब मैंने बताया कि अगर मैं किसी तरीके से पोटेंशियल को लोअर कर दूं तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो मैंने उसके लिए एक प्लेट और यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब जैसे एक प्लेट कनेक्ट करी तो यहाँ प्लस चार्ज होने की वजह से इस प्लेट पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, माइनस का, इंडक्शन की वजह से, और माइनस की वजह से इधर बाहर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, प्लस का क्रिएट हो जाएगा।
तो फिर क्या हो रहा है, चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो फिर कैपेसिटी क्या करने लगेगी, राइज करने लगेगी। लेकिन एक टाइम पे यहाँ पे भी चार्ज क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो फर्दर कैपेसिटी फिर नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बाहर वाली प्लेट आप देख रहे हो, प्लेट का जो बाहर एंड है इसको मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो इसका सारा प्लस का चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी। पूरा प्लस चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो कोई चार्ज यहाँ पे बचा, कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं बचा है, तो सारा का सारा चार्ज अर्थ हो गया, यानी पोटेंशियल फिर से लोअर हो गया। अब फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पोटेंशियल दूंगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और ये बार बार प्लस अर्थ होता रहेगा। यानी इस तरीके से मैंने क्या कर दी, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किन फैक्टर्स पे कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो ध्यान रखना, मैंने पॉइंट बता दिया है कि पोटेंशियल आप कम करोगे तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारा आर्टिकल अब आ जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो किन किन फैक्टर पे कैपेसिटेंस कैपेसिटर का डिपेंड करता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बता दी कैपेसिटर क्या है, एक अरेंजमेंट है, मेनली किन प्लेट्स का, दो प्लेट्स का अरेंजमेंट है। एक प्लेट अर्थ हो चुकी है और दूसरी प्लेट एक टर्मिनल से कनेक्टेड है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तो हम लोग यहाँ फैक्टर्स देखने के लिए करेंगे, इसलिए मैंने लगा हुआ है। तो पहला पॉइंट मैं देखने जा रहा हूँ, पहला पॉइंट है एरिया ऑफ द प्लेट्स। एरिया ऑफ द प्लेट्स मतलब प्लेट का बड़ा या छोटा होने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली प्लेट को थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहा हूँ। तो मान लो प्लेट को मैंने इतना ऊपर मूव कर दिया, तो नीचे से ऊपर प्लेट खिसक गई है, ठीक है। अब आप अगर ओवरलैपिंग एरिया देखो तो प्लेट्स के बीच का जो ओवरलैपिंग एरिया है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ओवरलैपिंग एरिया कम होने की वजह से, ठीक है, तो पोटेंशियल जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, जब ओवरलैपिंग, जब हम लोग प्लेट को ऊपर मूव करते हैं तो एक गोल्ड लीफ के जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसके बीच के जो डाइवर्जेंस होता है वो बढ़ने लगता है। यानी ये प्लेट और इधर भागती है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और इधर भागता है। यानी पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अब मुझे एक पॉइंट ये पता चल गया कि अगर मैं एरिया को, ओवरलैपिंग एरिया कम करता हूं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कैपेसिटी क्या हो रही है, फॉल कर रही है। यानी एरिया कम हुआ तो कैपेसिटी भी कम हुई। तो मैं कह सकता हूं कैपेसिटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एरिया कम तो कैपेसिटी कम, एरिया ज्यादा तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया, यानी एरिया ऑफ ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट पे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं, सेकेंड पॉइंट है ओवरलैपिंग एरिया हो गया, अब है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये मान लो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की डी डिस्टेंस है। अब आप देखो, मैं इसको वापस बना दे रहा हूं, जैसे पहले बना हुआ था डायग्राम हमारा, ऐसे बना हुआ था, यहाँ पे चार्ज माइनस का था, ठीक है। अब आप सोच के देखो, अगर मैं क्या करूं, इस प्लेट को यहां से दूर ले जाऊं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं जब प्लेट को, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस सेपरेशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस सेपरेशन बढ़ा रहा हूँ, तो जो पोटेंशियल होता है वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है फिर से। यानी कैसे होता है, जब हम इसको इधर ले जाते हैं तो लीफ के बीच का डाइवर्जेंस फिर बढ़ने लगता है। यानी अभी आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो लीफ का डाइवर्जेंस बढ़ रहा है, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो कैपेसिटी क्या कर रही है, पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटी क्या करेगी, फॉल करेगी। यानी कैपेसिटेंस डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बढ़ रही है, कैपेसिटी कम हो रही है, यानी इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा फैक्टर। एंड द थर्ड फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगी। तो मान लो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी एक इंसुलेटर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो इंसुलेटर के इंट्रोड्यूस करने से क्या हो गया देखते हैं। जैसे ही हम लोग इंसुलेटर बीच में क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर बीच में हम लोग क्या करते हैं, इंटर कराते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो इसके इंटर करने से लीफ जो होती हैं उनके बीच का जो डाइवर्जेंस होता है वो कम होने लगता है। यानी आपने क्या किया, जैसे ही के इंट्रोड्यूस किया, के इंट्रोड्यूस करने पर के जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ, और पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटी क्या कर गई, राइज कर गई। यानी कैपेसिटेंस और के जो हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कैसे प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं लिख सकता हूँ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। यानी फिर से देख लेते हैं, एरिया ऑफ प्लेट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस सेपरेशन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे क्या होगा, कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये मेन हमारे क्या हो गए हैं, तीन फैक्टर्स हो गए जिन पे कैपेसिटी डिपेंड करती है। ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप जाके बुक से इसको अच्छे से पढ़ो। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। तो देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने बताया था कैपेसिटर अरेंजमेंट कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। दो प्लेट्स हम लोग लेते हैं, एक को मैंने मान लो कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से, तो प्लस की वजह से यहाँ कैसे इंडक्शन होगा, माइनस का, माइनस की वजह से इधर हो जाएगा चार्ज प्लस का, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको अर्थ कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्लस से किधर जाती है, माइनस की तरफ डायरेक्टेड होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये इधर जा रही हैं इस तरीके से। मान लेते हैं दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है, और इनके बीच में जो मीडियम है वो कोई इनके बीच में जो पर्टिकुलर स्पेस है वो एक मीडियम से फिल्ड है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने क्या बता दिया है, के बता दिया है। एक मीडियम है इनके बीच में, यानी एयर रही है यहाँ पर, मीडियम जो है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है इन प्लेट्स के बीच में। तो आपको जनरल फॉर्मूला पता है दो प्लेट्स के लिए। यहाँ पे प्लेट्स कितनी है, दो प्लेट्स हैं, तो दो प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताएं। E = होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। तो सिग्मा जो होता है वो Q बाय ए होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो इसको लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया। अब एक बात ज़रा आप ध्यान दो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर में तो है नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो के फॉर्मूले में आप ऐड कर दोगे। यानी ध्यान रखना, अगर एयर होगा तो के नहीं लिखोगे, अगर एयर होगा तो के लिखोगे, सॉरी, अगर एयर होता है तो के नहीं लिखोगे, और अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो आप के लिख दोगे, यानी सिमिलरली यहाँ पर भी के आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सिंस आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि E = होता है dV/dr, मैंने बताया था, वही माइनस साइन के साथ। माइनस साइन तो ये सिंपली क्या शो करता है, बस डायरेक्शन शो कर रहा है, तो माइनस साइन हम हटा देते हैं। अच्छा, dV मतलब हो गया पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इनके बीच के मान लेते हैं क्या है, इस पे V है, और डिस्टेंस कितनी है प्लेट के बीच की, D है, तो इसको D कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं V का फॉर्मूला लिखूँ तो V = ED हो जाएगा, और E की वैल्यू पता है, आप पुट कर दो, तो हो गया Q/KA एप्सिलॉन नॉट इंटू D। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप मुझे ये बताओ कि हम लोग को पोटेंशियल निकालना था, नहीं, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो आपको ये पता है कि सिंस, ठीक है, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बाय डेफिनेशन ऑफ C पता है, C = होता है Q/V, और V का फॉर्मूला इक्वेशन 2 से पता है आपको, वैल्यू पुट कर देते हैं। V इज QD/K एप्सिलॉन नॉट, QD/KA एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो KA एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। क्लियर। अच्छा, मैंने अभी जो लास्ट आर्टिकल आपको बताया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, तो पहले फैक्टर मैंने बताया था ओवरलैपिंग एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख लो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस सेपरेशन सेकंड पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ से वही आ रहा है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वही आ रहा है, बस एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से पूरा होल डेरिवेशन हो जाता है। तो इस डेरिवेशन में आप लोग देख लो क्या करना है, आप लोग को कैपेसिटर निकालना है फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, लेकिन अब की जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है वो बिटवीन प्लेट्स है, मतलब कि इंटायरली फिल्ड नहीं है, आपकी बिटवीन प्लेट्स है। तो मैं फिर से एक डायग्राम आपको बना के बताता हूँ कि फर्स्ट प्लेट हो गई और ये हो गई सेकेंड प्लेट। फर्स्ट प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव की वजह से इंडक्शन होगा यहाँ पर माइनस का, माइनस की वजह से यहाँ क्या क्रिएट होगा, प्लस का। उसको मैंने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, ताकि पोटेंशियल लोअर हो जाए। पोटेंशियल लोअर हो जाएगा तो हम लोग चार्ज बढ़ा देंगे, चार्ज बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज, तो चार्ज कैसे बढ़ा पाओगे आप, पोटेंशियल लोअर करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं इनके बीच की जो थिकनेस है, प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। अब मैं इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसकी थिकनेस क्या है, T है। मैंने थिकनेस कितनी मान ली है, T थिकनेस मान ली है, T थिकनेस मान ली है। अच्छा, ये जो पूरा है वो एयर है और अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब बाहर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, वो E0 मान लेते हैं, और इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो E होगी। अच्छा, एक बात और, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो आप कहोगे करंट तो कंडक्ट करते नहीं हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांजिट करते हैं। कैसे होता है, उस पर चार्जेस बस क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो चार्जेस ये डाइलेक्ट्रिक के बारे में, और मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको। तो अभी ये डेरिवेशन कवर अप कर लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की बात कर रहा हूँ। तो ई नॉट जो है वो एयर में है, तो ई नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा दो प्लेट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू बाय ए और एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट लिखा है। मैंने बताया था कि के लगता है कब, जब एयर नहीं है। यहाँ तो ई नॉट तो एयर के लिए है, तो मैंने ये लिख लिया है। अच्छा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है, उसका फॉर्मूला भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ पे के आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब आप भी बताओ, मैंने बताया था पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये बताया था। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की बात करते हैं। अच्छा, ई नॉट जो है वो टी को छोड़कर बाकी डिस्टेंस के लिए है, यानी बाकी डिस्टेंस क्या होगी, डी में से टी घटा दें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इंटू बाकी डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस टी के लिए है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस वाली ई की बात करें तो ये कितनी थिकनेस के लिए, टी थिकनेस के लिए, तो ई टी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इनको हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, ऐड कर देते हैं। ई नॉट की वैल्यू पुट करी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट डी माइनस टी, ई की वैल्यू पुट करते हैं क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट और टी। कुछ कॉमन है, क्यू कॉमन है, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन। पहले ब्रैकेट में देखो क्या बच रहा है, डी माइनस टी बच रहा है, दूसरे ब्रैकेट में क्या बच रहा है, टी बाय के। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। अब आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, होता क्या है, क्यू बाय वी, सिंस सी इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाय वी। ये पूरे वी की टर्म जो वैल्यू है वो हम वहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब आप देख रहे हो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, सॉरी यहाँ पे के नहीं था, के हटा देते हैं, के तो वहाँ अंदर था, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देख लो यहाँ पे केसेस क्या क्या बन जाते हैं। अगर मैं पहला केस मान लूँ कि जो पूरा जो डाइलेक्ट्रिक, ये जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक, ये एंटायरली फिल्ड है, उस केस में टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। तो आप रखोगे टी की जगह पे डी, तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा। टी की जगह पे डी रखा तो डी बाय के आ जाएगा, यानी इफ स्लैब इज एंटायरली फिल्ड के केस में डी जो होगा वो टी के बराबर हो जाएगा, मतलब टी जो है डी के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो कट गया, तो ये डी बाई के आएगा, के कहाँ पहुँच गया, ऊपर। याद होगा आपको, इससे पहले वाले केस में यही फॉर्मूला निकल के आ रहा था, ठीक है। सेकेंड केस, अब मान लो फिल ही ना हो यहाँ पर, तो उस केस में डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इफ के इज इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं यहाँ, तो यानी के इज इक्वल्स टू 1 बोलें, या इफ स्लैब if there is no medium, तो इस तरीके से आप केस वो भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके सारे केसेस देख लेना। ये मेरा टॉपिक मेन डेरिवेशन, तो ये पॉइंट था हमारा, ये मेन हमारा फॉर्मूला हो गया है, तो इसको आप इस तरीके से करना। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं लास्ट जो 2-3 डेरिवेशन बचे हैं मैं वो बताऊंगा, और इसके साथ आपको न्यूमेरिकल की शीट दूंगा। वो न्यूमेरिकल की शीट मैंने पहले बताया था, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए एज वेल एज आपके कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू गाइज, आप ये क्वेश्चन शीट्स लगाओ, और जो भी डाउट्स होते हैं आपके वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।